कि हम इंडियन ओशन डोमिनेट कर देंगे दुनिया की, ऐसी की जैसी, किसी के बाप की औकात नहीं हमारा कुछ उखाड़ ले। आज अभी खबर ये है कि इंडिया ना सिर्फ रशिया से बड़ी तादाद में, सबसे ज्यादा तादाद में ऑयल ले रहा है, बल्कि उसे रिफाइन करके आगे यूरोप को दे रहा है। यूरोप को दे रहा है और इन बल्क दे रहा है। हो ये रहा है कि इस वक्त एक बनी हुई है इक्वेशन, वो इस तरह है कि इंडिया लेता है रशिया से तेल, उसको रिफाइन करता है और पूरे यूरोप को वही तेल जो है वो अपने रेट्स पे प्रॉफिट कमा रहा है। रशियन ऑयल की अगर बात करें, जो कि रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई, बहुत से कंट्रीज़ के हवाले से अगर बात करें, उन्होंने ऑयल लेना बंद किया रशियन ऑयल, क्योंकि सैंक्शंस थी रशिया के ऊपर। इंडिया ने उस टाइम पे ऑयल लिया। इस टाइम सबसे बड़ा जो सा उसका ऑयल का इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, वो भी इंडिया है। और आगे यूरोप को बहुत तेज़ी से वो लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है यूरोप को, जो उसे रिफाइन करके दे रहा है। हमने ये अपॉर्चुनिटी इसलिए अवेल नहीं की, एक तो हमारे ऊपर सैंक्शंस थी, सैंक्शंस होती हैं अमेरिका की तरफ से, हमें परमिशन लेना पड़ती है, क्योंकि हम इतनी जो हमारी जो इकोनॉमी है वो जो है ना वो डिपेंडेंट है लोग बाकी कंट्री अमेरिका से परमिशन क्यों? पाकिस्तान है कि आज़ाद मुल्क नहीं है? देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो है ना वो डिपेंडेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, अमेरिका से, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट की एक चेन होती है। जो इंडिया की आप बात करें, देखिए उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो अब वो जो है ना इस लेवल पे है कि वो अमेरिका के साथ निगोशिएट कर सकता है। हम इस लेवल पे नहीं है। अगेन मुल्क के सियासी हालात तो आपके सामने होते ही हैं, लेकिन जो माशी हालात हैं, जो आवाम के हालात हैं, दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। हर बार बताया जाता है जी IMF से मामला तय हो गए, फला जगह से फला मुल्क से हमें पैसे आ गए तो फिर हमारे मामला जी मईशत ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन ये जो IMF का ऊंट है ना, खुदा का वास्ता है उसको ऊंट ने, ये किसी करवट नहीं, वो एक दो दफा होता है ऊंट का तस्करा। इसको कोई और जानवर का नाम दे दें कि जो करवट, टाइटल का नाम दे दें। इंडिया को देख सकते हैं कि इंडिया ने जो है गुज़श्ता निसफ सदी जो है, हाफ सेंचुरी, अपने आप को नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जोड़े रखा, जिसका मकसद ही यही है, मिडिल ग्राउंड, जिसका मतलब ही ये है कि जी हमने जो है वो बड़ी ताकतों के साथ मिलके तो लड़ना नहीं है या अपने मुल्क को अखाड़ा नहीं बनाना है। यही तो मैसेज था ना बुनियादी तौर पे। अब हमारे पास तो चॉइसेस ही नहीं है, चॉइसेस तो सारी इंडिया के पास हैं। अभी देखें ना कि वो जो लीक डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें अजीत दोवल साहब जो हैं वो रशिया को कह रहे हैं कि हम G20 में रशियन यूक्रेन वॉर को नहीं आने देंगे और हम मल्टीलैटरल फोरम पे आपकी मदद करेंगे। और पाकिस्तान के पास तो चॉइस ही कोई नहीं रह जाती। आपको क्या लगता है कि अभी फॉर एग्जांपल देखें, इंडिया जब दिल करता है वो अमेरिका को स्नब कर देता है। अभी ये एक रिलीजियस फ्रीडम की बात आई है, लास्ट टाइम मुझे याद है जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने इनको वीजे जारी नहीं किए थे, वो तो, और उनको वीजे जारी नहीं किए, उनको वो कहते थे जी कि हमें वीजे जारी करें, हम आके आपकी रिलीजियस फ्रीडम को इंडेक्स करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम आपको इजाजत ही नहीं देते कि आप हमारे इंटरनल मामलात में देखें कि हमारी रिलीजियस फ्रीडम कैसी है। सो इंडिया के पास तो चॉइसेस हैं, हमारे पास चॉइसेस कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है एज ए कंट्री कि वो इस तरह का पोस्चर जो है वो इख्तियार करके उसको सस्टेन कर सके। आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक मंसूबे का ऐलान किया है जिसमें $14 बिलियन खर्चा आएगा। मेरी हंसी छूट गई वो देख के कि $14 बिलियन का वो जो आएगा, क्या ये हुकूमत जो है वो वाकई संजीदगी से कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रही है, या वो समझते हैं कि अवाम बिल्कुल ही ऐसे जो है नंदे बुद्ध हो गए हैं कि अब उनके सामने जो मर्जी कहते फिरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलाकास को स्टडी करें, ऊपर हमारे पास नीचे चांगी और ऊपर सबांग पोर्ट, दोनों पे हमारा डॉकिंग अरेंजमेंट, एक इंडोनेशिया में और एक नीचे है यहाँ पे चांगी सिंगापुर। कॉड में ऑस्ट्रेलिया आता है, स्ट्रेट ऑफ मलाकास इज वेरी नियर टू ऑस्ट्रेलिया। डेबोगासिया बेस सीबीएस आती है इंडियन ओशन में जी, ठीक है। बाकी अगर आप कभी, आज वो टॉपिक नहीं है, अगर आप चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को स्टडी करें तो वी हैव नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ठीक है जी। अब चाइना को लग रहा है कि, जैसे मैंने आपको इसीलिए पहले क्लियर किया, 3 गुना नेवी का साइज चाहिए चाइना का टू हैव एडवेंचर्स इन इंडियन ओशन। उतना ही नेवी का साइज चाइना के लिए रखना, बनाना आने वाले 40-50 सालों में इम्पॉसिबल है। अब उन्होंने क्या किया, और शौकर भाई मैं आपके शो पे कह चुका था, चाइना की 30 सबमरीनें रिटायर हो रही है, 1-2 महीने में 30 सबमरीनें रिटायर हो चुकी है, दिस इज कंफर्म। ओके, अब चाइना क्या कर रहा है, वो जो रोड लाइन की बात कर रहा है कि वो जो $58 बिलियन की, जी, आप पहले बताएं 6 बार ऑपरेशनल है, 6 बार ऑपरेशनल जी, बिल्कुल। ग्वादर ऑपरेशनल है नहीं है, लाइन जो रोड बनती है, जो सीपेक बना था वो धुल गया फ्लड में,
जी अब उन्हें जब पता लगा, देखिए अब रेलेवेंस क्या है, छबार ऑपरेशनल है, हाँ ग्वादर ऑपरेशनल नहीं है, जी ठीक है सर। सीपेक धुल चुका है, अब वो जो पावर प्लांट वगैरह लाए थे वो भी धुल गए, बाढ़ आ गई, खत्म हो गया। हम्म, अब सीपेक पार्ट 2 की बातें हो रही थी, वो वाइबल नहीं है क्योंकि सीपेक पार्ट 1 बना नहीं। अगर सीपेक नहीं है तो बीआरआई नहीं है, बीआरआई नहीं तो ओबीआर नहीं है। हम्म, अब चाइना ने क्या किया, अब हम $58 बिलियन लेके हम एक रेलवे पटरी डालेंगे जी ताकि हम इस रोड को अवॉइड कर सके, ताकि हम छब्बार से निकल सके। बिल्कुल पर एक बात बताएं, इतने साल में जब आपका सीपेक धुल गया, जब आपका सीपेक पार्ट 2 कॉन्सेप्शनाइज नहीं हुआ, $58 बिलियन आप लगा भी लेंगे, रेलवे लाइन बना भी लेंगे, वो ऑपरेशनल होगी चलेगी, इसकी गारंटी क्या है? छावार आपका सॉरी ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल होगा, उसकी गारंटी क्या है? जो थ्रेट सिक्योरिटी के अभी है, चाहे वो बलोच आर्मी के हो, वो सिंधी लिबरेशन आर्मी के हो, वो केपीके वालों के, वो तो वहीं रहेंगे, वो थ्रेट तो कहीं गए नहीं, जी ठीक है। और दूसरी बात, चीनी एक चीज नहीं समझ रहे सर, टेक्निकल बात है ये, जितना कार्गो आपका एक शिप कैरी करता, बड़ा वाला जैसे मदरशिप कहते हैं, जी उसके लिए आपको कितनी ट्रेनें चाहिए, कितना टाइम चाहिए, एक पटरी पे आप कितनी ट्रेनें चलाओगे, कितना टाइम चलाओगे, लोडिंग अनलोडिंग करोगे, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, एफिशिएंसी लगेगी। अगर दुनिया में शिपिंग लाइन अवॉइड हो जाती तो आप बताइए, आज तक हर एक के दिमाग में आइडिया आता ना, हम ट्रेन चला देंगे शिपिंग लाइन को अवॉइड करने के लिए। ट्रेन्स फीड द शिपिंग लाइंस, ट्रेन्स आर नॉट अ अल्टरनेट टू शिपिंग लाइन। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो उस समय यूरोप इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे और रशियन ऑयल इंपोर्ट पर बैन लगा दे, जैसे यूरोप ने लगाया था। लेकिन क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है और नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन रही है, इसलिए भारत ने उस प्रेशर को रेजिस्ट किया और रशियन ऑयल कंटिन्यू किया इंपोर्ट करना। अब हाल ही में यूरोप की हिपोक्रेसी सामने आ चुकी है, क्योंकि अब रशिया से लिया गया तेल जो इंडिया इंपोर्ट करता है और उसे अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके पेट्रोल, जेट फ्यूल्स और ऐसे वेरियस आइटम्स को यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है और यूरोप भी खुशी खुशी ये ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। जबकि यूरोप को अच्छी तरह से मालूम है कि इंडिया ये ऑयल कहाँ से ला रहा है, लेकिन अब यूरोप ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि इंडिया को रशिया से तेल लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब उनके खुद के इंटरेस्ट का सवाल है। इससे बड़ी हिपोक्रेसी और कोई नहीं हो सकती कि यूरोप रशियन ऑयल डायरेक्ट रशिया से नहीं ले रहा है, वाया इंडिया ले रहा है और दुनिया भर को लेक्चर करता है कि रशिया कितना बुरा देश है और रशिया को बॉयकॉट पूरी दुनिया को क्यों करना चाहिए। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रोना तो बनता ही है, क्योंकि अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर हम भी वेस्ट का प्रेशर रेजिस्ट करके ऑयल इंपोर्ट करते रहते तो हमारा भी इंडिया की तरह ही मुनाफा होता। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं पता कि उनकी जो कंट्री है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सब कुछ चीन या अमेरिका के आशीर्वाद हाँ या ना से ही होता है। इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान कोई फ़ैसला नहीं ले सकता।